वेलकम टू कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में इससे पहले हम देखे थे स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टेबिलिटी कब होता है? तो जब एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी घट जाता है, एनर्जी अगर डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये हम एक कंडीशन देखे थे पिछले क्लास में। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी होता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को अगर स्टेबिलिटी पाना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या होता है, आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करके इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इस हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लेकर यूज़ कर सकता है। ऐसे ही सिमिलरली इस हाइड्रोजन को अगर यूज़ होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग से फिर ये अपना स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे देखेंगे एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है। तो एनर्जी जैसे अब यहाँ पे स्टेबल तो हो गया, लेकिन एनर्जी क्या होगा इसमें, इस केस में तो घट जाता है। अगर इसके पास मान के चलिए 10 जूल एनर्जी है और इसके पास 10 जूल एनर्जी है, तो इनिशियली कितना था, 20 जूल एनर्जी था। अब मान के चलिए एनर्जी तो घटेगा, तो इसमें कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, 9 जूल ही ले लिया गया। तो 9 जूल अगर ले लिए हैं तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 जूल माइनस 20 जूल, तो -11 जूल आ जाता है। -11 जूल आ जाता है इसका वैल्यू। तो इसको हम क्या कहेंगे फिर, इंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, तो जब ये बॉन्डिंग होता है तो एनर्जी का जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है, एनर्जी जब डिक्रीज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के समय में, तो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर एनर्जी गेन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखेंगे जैसे स्टेबिलिटी के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरे जितना एलिमेंट मतलब स्टेबिलिटी हाइड्रोजन और हीलियम के स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन और दूसरा एलिमेंट जितना है उसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे दिखाया गया था, तो चेंज इन एनर्जी क्या हुआ था, -11 जूल हुआ था। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया था। और गैस के बारे में अब हम शुरू करेंगे। तो गैस कहाँ पाया जाता है, तो 400 किलोमीटर अर्थ के जो सरफेस है उससे 400 किलोमीटर ऊपर तक गैस पाया जाता है। और 97% जो गैस है वो 27 किलोमीटर ऊपर तक ही पाया जाता है। मतलब 27 किलोमीटर अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो वहाँ पे 27 किलोमीटर ऊपर जाने से ही ये 97% गैस मिल जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे जैसे मैक्सिमम अमाउंट जो है गैस का, वो कौन सा गैस पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो 78% नाइट्रोजन का पाया जाता है। तो ये भी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में कौन सा पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजन कितना परसेंटेज में रहता है अवेलेबल एटमॉस्फेयर में। तो वो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और फिर सेकेंड मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ गैस है वो ऑक्सीजन का है, वो 21% पाया जाता है। और बाद बाकी का जो है ना 1% है। लेकिन 1% में भी अदर गैस जो है, अदर गैस में 1% रहता है, और 1% में 0.9% आर्गन रहता है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसी का हो गया, 0.9% की मात्रा में आर्गन रहेगा। तो पहला मैक्सिमम नाइट्रोजन हो गया, दूसरा फिर ऑक्सीजन हो गया, और रिमेनिंग में 1% रिमेनिंग गैस हो जाता है, दूसरा गैस वो सब 1% के अंदर ही आ जाता है। अब रेडॉन का क्या मसला है, तो रेडॉन जो है, रेडॉन गैस वो बहुत ही हैवी गैस होता है। वेट इसका मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है इसका। तो हैवी वेट होने की वजह से ये कहाँ चला जाता है, तो अर्थ के क्लस्टर में चला जाता है। और अर्थ के क्लस्टर में चला जाता है, लेकिन जब अर्थक्वेक होता है, जब भूकंप आती है, तब क्या होता है, तो ये रेडॉन गैस निकलना शुरू कर देता है अर्थ से। अब हाइड्रोजन के विषय में अगर देखेंगे तो ये वायुमंडल से ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि बहुत हल्का गैस होता है, लाइटर गैस होता है। ये लाइटेस्ट गैस है, इससे हल्का गैस कोई है ही नहीं। मतलब हीलियम भी इससे थोड़ा सा, इससे वेट उसका भी ज़्यादा ही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, तो ज्वलनशील है। अब नोबल गैस के बारे में देखेंगे, इनर्ट गैस। तो नोबल गैस में एक सिंबल पूछ लिया जाता है रेडॉन का, क्योंकि जितना भी है, हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और ओगेनेसन, तो इसमें क्या हो जाता है, तो ये जो स्टार्टिंग का 2 लेटर है वही इसका सिंबल हो जाता है। स्टार्टिंग का 2 लेटर ही इसका सिंबल हो जाता है। लेकिन रेडॉन में ऐसा नहीं है। रेडॉन में एक स्टार्टिंग का एक लास्ट का ले लिया जाता है, तो आर एन। तो इसमें अगर सिंबल किसी का पूछा जाता है नोबल गैस में किसी और किसी गैस का, तो ये रेडॉन गैस ही है जिसका सिंबल पूछा जाता है, आर एन होता है। तो ये ध्यान में रखना है फिर। और हाइड्रोजन ही मतलब ये हीलियम जो है, हीलियम इनर्ट गैस जो है, नोबल गैस में एक हीलियम ही ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने से ये स्टेबल हो जाता है। बाद बाकी जितना ये गैस है, 6 गैस इनर्ट नोबल गैस जो है, उस सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता भी है। अब जैसे इसके आउटर मोस्ट में देख लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके
ये सभी क्या है तो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी होने के कारण ये स्टेबल हो गए, इस वजह से ये क्या करते हैं तो फिर किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको नोबल गैस कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है तो स्टेबल है, और स्टेबल होने के कारण ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको अक्रिय या निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। अब हीलियम के बारे में देखेंगे तो हीलियम क्या है। हीलियम एक ऐसा गैस है जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन से ही स्टेबल होता है। अब हाइड्रोजन जैसे देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है तो हाइड्रोजन का H लिख दिया जाता है। नाइट्रोजन का सिंबल जो होता है N रहता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को अगर लिखा जाए तो H2 लिखा जाएगा। हीलियम ये नाइट्रोजन गैस का N2 लिखा जाएगा। लेकिन इस तरह से हीलियम को हम नहीं लिख सकते, He2 लिखेंगे तो ये गलत हो जाता है। He2 नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता है, और क्योंकि इसके बीच में एक बहुत वीकेस्ट फोर्स काम करता है जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो अब मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है तो कोई भी गैस जिसके पास सिर्फ एक एटम हो तो उसको मोनो एटॉमिक गैस कहते हैं। और जितना भी नोबल गैस है, जितना भी अक्रिय गैस है, वो सब मोनो एटॉमिक गैस ही होता है। फिर वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है तो वैन डर वाल्स फोर्स जितना नोबल गैस है तो उसके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स लगता है। वैन डर वाल्स फोर्स क्या है तो वीकेस्ट फोर्स है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वैन डर वाल्स फोर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, तो ये कम होता है। इसके बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दोनों के बीच का, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक डाउन हो जाता है ईजिली। इसका बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक डाउन हो जाता है इजीली, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं कर पाता है, इसलिए ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर वैन डर वाल्स फोर्स जो है, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स का जो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो जैसे हीलियम का हो गया, तो हीलियम में लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। हीलियम में क्या हो जाता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। इनर्ट गैस जितना भी है उसमें हीलियम में सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अब जैसे जेनॉन हो गया, जेनॉन अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए Rn और OG को, तो उसमें जेनन का फिर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हीलियम के पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, नोबल गैस जितना है, इसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम के पास ही रहता है। अब हीलियम का हम प्रयोग बैलून में भी करते हैं, तो बैलून में हीलियम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। अब कहेंगे कि हीलियम का वेट कम होता है इसलिए हम हीलियम का यूज़ करते हैं बैलून में, लेकिन हीलियम से भी वेट कम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है तो ज्वलनशील होता है, लेकिन हीलियम क्या होता है तो ज्वलनशील नहीं होता है, जिसके वजह से हम हीलियम का यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं। अब स्कूबा ड्राइवर के बारे में, जैसे गोताखोर हो गया, तो गोताखोर जो है अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर में, जो सिलेंडर रहता है उसमें क्या क्या गैस ले जाता है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। और क्योंकि हीलियम क्या है तो हीलियम ब्लड में सोलुबल, बहुत कम सोलबिलिटी रहता है इसका हीलियम का, इसलिए हम हीलियम और ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। वो गोताखोर यूज़ करते हैं किसके लिए तो पानी में अंदर जाने के लिए। और उसके बाद स्कूबा ड्राइवर में जो सिलेंडर रहता है उसमें कौन कौन सा गैस किस मात्रा में पाया जाता है तो नाइट्रोजन 56.2% पाया जाता है, ऑक्सीजन 32% और हीलियम 11% पाया जाता है। तो अब जैसे पहले की अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही सिर्फ ले जाया जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा तो ऑक्सीजन तो सोलुबल है, ये हेमोग्लोबिन में सोलुबल हो जाएगा, सोलबिलिटी इसका ज़्यादा होता है हेमोग्लोबिन में, तो ये हेमोग्लोबिन में मिल जाएगा। फिर नाइट्रोजन अपने साथ क्या करेगा, बबल छोड़ जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में पेन होने लगता है, वो अनबियरेबल पेन होता है, और इस पेन के कारण मनुष्य का डेथ भी हो जाता है। तो इस वजह से हीलियम का भी हम यूज़ करते हैं ये सिलेंडर में। अब ये हम देखेंगे जैसे जैसे पानी के अंदर वो जाएगा तो वाटर का वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे वाटर का वेट इंक्रीज होगा वैसे ही सोलबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए सोलबिलिटी या फिर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलबिलिटी है, वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलबिलिटी, इसी के अनुसार ये निकाला गया। अब जैसे देखते हैं कि ये स्कूबा डाइवर 8 किलोमीटर पानी के अंदर तक ही जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इस गैस से काम नहीं चलता है। इस इतना जो ये मात्रा है 56.2%, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 32% और हीलियम का 11%, इससे 8 किलोमीटर पानी के अंदर तक जाता है गोताखोर। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें एयर लेते हैं, एयर में क्या पाया जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है। अगर प्योर ऑक्सीजन ही ले तो ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है, तो आदमी का अंदर में ज्वलन हो जाएगा, पूरा एकदम जल जाएगा वो। तो फिर इसमें क्या होता है, अस्थमा पेशेंट को क्या होता है तो अस्थमा पेशेंट को हीलियम की ज़रूरत होता है। अस्थमा पेशेंट जो वो इन्हेलर यूज़ करता है, तो इन्हेलर में क्या रहता है अस्थमा पेशेंट के, इन्हेलर में तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर रहता है। तो
फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ, ये जो सन का सरफेस है, सन के सरफेस पे कौन सा गैस पाया जाता है। तो सन के सरफेस में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन और हीलियम पाया जाता है। सन के सरफेस पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। और ऑक्सीजन और हीलियम किस में पाया जाता था, अस्थमा पेशेंट को जब जो ये इन्हेलर यूज करता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम पाया जाता है। जबकि ये क्वेश्चन आता है कि सन के सरफेस पे कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। अब देखेंगे जैसे इनिशियली जो एरोप्लेन का टायर होता था, तो इनिशियली एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस यूज होता था, तो वो इनिशियली जो था वो हीलियम गैस का यूज़ किया जाता था। लेकिन हीलियम गैस इसलिए फिर अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके बीच में जो है वो वान डेर वाल फोर्स रहता है, और वान डेर वाल फोर्स होने के कारण बॉन्ड जो इसका है वो ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक हो जाने के कारण क्या होगा फिर, तो जो टायर है एरोप्लेन की टायर वो फट जाएगी। फट जाने से एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस वजह से चांसेस रहता है ज़्यादा। तो इस वजह से हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन में क्या होता है, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसका बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। इसके जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत हाई एनर्जी का आवश्यकता होगा। तो इसलिए ये सिर्फ है, और अब हीलियम के जगह पे नाइट्रोजन का ही यूज किया जाता है। अब नोबल नियॉन गैस के बारे में देख रहे थे। तो नियॉन क्या होता है, तो नियॉन में डेंजर सिग्नल जितना भी होता है रेड कलर का, वो सब में डेंजर सिग्नल रेड कलर का जितना होता है उस सब में नियॉन गैस का यूज किया जाता है। जैसे अब एम्बुलेंस हो गया, उसमें भी जो रेड लाइट रहता है ऊपर में, वो उसमें भी नियॉन का यूज होता है। फिर मरकरी हो गया, उसमें भी नियॉन गैस का यूज होता है। तो जैसे ये रेड सिग्नल का ही क्यों यूज किया जाता है, रेड लाइट का ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि रेड लाइट का क्या होता है, तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और स्कैटरिंग बहुत कम होता है, ये बहुत कम फैलता है। और जैसे वाइट ग्योर में कलर है वाइट ग्योर, तो वाइट ग्योर में वायोलेट कलर का जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और जो रेड कलर है वो बहुत कम फैलता है। और वायोलेट कलर का सबसे कम, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा, और रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है। और रेड कलर बहुत दूर से ही दिख जाता है, वेवलेंथ इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो सब हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम जैसे देखते हैं कि नियॉन गैस जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में भी इसका यूज़ किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें ये अनायन कटायन सब रहता है, इस तरह का सिंबल पड़े होंगे ये, तो इसमें इस ट्यूब में भी नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। अब ये बेकन्स लाइट, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर जो लाइट लगा रहता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब आर्गन के विषय में जानेंगे, तो आर्गन एक ऐसा नोबल गैस है, नोबल गैस में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो आर्गन ही है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इसका यूज होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब जैसे मरकरी हो गया, उसमें भी हम आर्गन का यूज करते हैं। और फिर वेल्डिंग जो पहले इनिशियली यूज होता था वेल्डिंग गैस के लिए, तो उसमें हम एसिटिलीन का यूज़ करते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या करते हैं, आर्गन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में, तो उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इन स्ट्रीट लाइट में जो येलो कलर की लाइट रहती है, तो उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, उसमें सोडियम वेपर्स पाया जाता है। और फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है मरकरी का ट्यूब, उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस, मतलब जो पॉइजनस पदार्थ पाया जाता है, वो क्या है, तो मरकरी होता है। उसके बाद एसिटिलीन के बारे में अगर देखें, तो एसिटिलीन को हम इथाइन भी कहते हैं, और इथाइन कहते हैं, और ये एसिडिक होता है नेचर में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।